गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है अप्रैल 4 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग करेंगे कुछ टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक रहेगा कोहिमा वॉर के बारे में। हालांकि ये न्यूज़पेपर के अंदर आज नहीं आया है, लेकिन इसको आज हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ में करेंगे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे बोली है। वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो ये डिफेमेशन के बारे में नहीं है, थोड़ा उससे अलग है। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों न्यूज़ में है, वो थोड़ा देखेंगे। आर्कटिक आइस और क्लाइमेट चेंज के बीच में क्या रिलेशन है, न्यूज़ में क्यों है, और साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है आर्कटिक आइस के लिए। उसके अलावा इंडिया यूएस के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज होने वाली है, उसका नाम क्या है। उसके अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पे होती हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जापान, वो सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओपेक कंट्रीज क्या होती हैं, ओपेक प्लस कंट्री कौन सी होती हैं, ओपेक का क्यों बनाया गया था, ओपेक का क्या रोल होता है ऑयल प्राइसेस के अंदर, और अभी न्यूज़ में क्यों है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 और डिफेमेशन। काफ़ी समय के बाद हिंदू में एक ऐसा आर्टिकल देखा है मैंने जो कि एक सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है, या फिर आप ये कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा है। तो ये जानेंगे हम लोग आर्टिकल 21 क्या है और डिफेमेशन के बीच में किस तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अनदर आर्टिकल विच इज़ अबाउट द कार्बन प्राइस। हालांकि ये थोड़ा सा रिपीटेड है, बट आई वुड से कि मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे सीधे क्वेश्चन जो है इस तरह के आर्टिकल से आते हैं। चलिए, तो आज है भैया 4 अप्रैल और आज बड़ा खास दिन है, क्योंकि आज के दिन देखिए यहाँ पे ना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सबका, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि आज के दिन हुई थी बैटल ऑफ कोहिमा। बैटल ऑफ कोहिमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कोहिमा के अंदर ब्रिटेन, मतलब कोहिमा के अंदर जापान ने अटैक किया था और जापान और ब्रिटिश के बीच में भयंकर लड़ाई हुई कई हफ्तों तक, और इसे कहा जाता है ब्रिटेन्स ग्रेटेस्ट बैटल। 2013 में इसको वोट किया गया था और इसको कहा जाता है आज तक की ब्रिटेन की ग्रेटेस्ट बैटल। अगर ब्रिटेन यहाँ पे हार जाता जापान से, अब ये समझ लिए धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद पूरे इंडिया तक जो है जापान आ सकता था। मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यस, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है ब्रिटिश फोर्सेस के लिए, नॉर्थ ईस्ट को हारना। और ये भी एक अलग बात है कि उस समय जो जापानीज फोर्सेस आ रही थी उनके साथ जो है हमारे आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स भी थे। तो चलो, दिल्ली का जो नारा दिया गया था, तो दिल्ली बेसिकली मेन टारगेट था यहाँ पे, बट ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडियंस तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर हुआ ही करते थे उस समय। और हम लोग लड़ रहे थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी एंड जापान, राइट, नाजी फोर्सेस एंड ऑल दैट। तो वो सब हो रहा था, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रिटिश ग्रेटेस्ट बैटल। और इसे स्टालिन गार्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। स्टालिन गार्ड इज अ इट्स अ सिटी इन द रशिया। जब जर्मनी और रशिया के बीच में बैटल हो रही थी, स्टालिन गार्ड की बैटल को दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट बैटल में से माना जाता है इन द मॉडर्न टाइम्स, और इसको भी भाई उसके बराबर ही आंका गया। तो आप समझ सकते हो इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में आई वुड से कि आपको जरूर कहानी पढ़नी चाहिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बहुत ज़बरदस्त एक स्टोरी है, और आई वुड से कि यार हॉलीवुड में इसको डेफिनेटली फिल्म बनानी चाहिए। बॉलीवुड वाले तो बहुत अच्छी वॉर फिल्म्स नहीं बनाते हैं अनफॉर्चुनेटली, अच्छी कुछ बनती हैं, बट आई वुड से कि येस, अगर कोई भी इसमें मूवी बनाना चाहे तो बना सकते हो। वो आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर इसमें इन्वॉल्व थे, आपको मैंने बताया ही है। तो एक हमारे देश के जो पब्लिक सेंटिमेंट था वो कहीं ना कहीं जापानीज फोर्सेस के साथ था, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड द आज़ाद हिंद फौज। तो वो सब चीज़ें रहीं। और शुरुआत में जब कोहिमा के ऊपर अटैक किया गया जापानीज फोर्सेस ने, तो डेफिनेटली जापानीज फोर्सेस एक्चुअली ना एडवांस कर रही थी, लेकिन वहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर्स का बंगलो हुआ करता था। उस बंगलो के अंदर जो है टेनिस कोर्ट हुआ करता था। तो टेनिस कोर्ट को भी जापानीज ने जो है वो कैप्चर कर लिया था। लेकिन जब तक कर्नाटका से फोर्सेस आई ब्रिटिश की, उसके बाद जो है उन्होंने जापानीज के साथ वो लड़े, और लेटर ऑन फिर जापानीज फोर्सेस जो है वो पीछे हटी, और अल्टीमेटली वो डिफीट हुआ, और वो सब चीज़ें वहाँ पे हुई। 53,000 मैन की जो है वहाँ पे डेथ हुई जापानीज वाली साइड से, और ब्रिटिश और इंडियन कैजुअलिटी जो है वहाँ पे 12,500 और 4,000 जो है वो इम्फाल के अंदर हुई। 12,500 वहाँ पे मतलब कोहिमा और जापान उस वहाँ पे आसपास हुई है। तो ये है, और वहाँ पे काफ़ी बड़ी वॉर सिमेट्री भी है, और मैं कुछ साल पहले गया था वहाँ पे, तो ये मैं ही हूँ एक्चुअली। तो मैं वहाँ पे इट्स अ गुड थिंग, लाइक थाउजेंड्स जो है वहाँ पे जो सोल्जर्स उस समय डेथ हुई थी, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आप वहाँ पे जा सकते हो। बहुत तो एक टूरिस्ट प्लेस भी समझ लीजिए। वैसे तो ये वॉर सिमेट्री है भाई, कोई
ऐसा कोई खुशी का मौका तो नहीं है, बट येस इट वाज अ विक्ट्री फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। और आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, आते हैं फैमिलीज़ के साथ, पिकनिक मनाने भी आते हैं। इट्स अ गुड थिंग। टेनिस कोर्ट, दिस इज़ द ओनली वॉर सिमेट्री इन द वर्ल्ड जिसके अंदर टेनिस कोर्ट है, राइट? तो आप वहाँ पे जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। और कोहिमा वॉर सिमेट्री को बेसिकली कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने जो है अपनी वर्ल्ड की बेस्ट 5 सिमेट्री के अंदर भी इंक्लूड किया था अभी रिसेंटली कुछ समय पहले। मतलब विच इज़ एसोसिएटेड विद वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है? तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, यहाँ पे जो वॉर सिमेट्री है उसको इंट्रोड्यू किया गया था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम के अंदर और कई सारी ऐसी सिमेट्रीज़ हैं जिनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, राइट? तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो CWGC है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो है मेडन हेड यूके के अंदर है। और अगर आप नागालैंड में जाओगे, कोहिमा में जाओगे, तो ये एक बहुत बड़ा जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आप किसी से भी जाके पूछोगे कि यहाँ पे क्या विजिट करना चाहिए, तो हर कोई आपको यही बोलेगा कि आप जाइए और वॉर सेमेट्री को जो आप जाके विजिट कर सकते हो। बहुत लोग आते हैं, मतलब बहुत लोग आते हैं। संडे और सैटरडे को तो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। फैमिली के साथ आते हैं लोग, तो आप भी डेफिनेटली जा सकते हो। खैर, आगे बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। ओनली गवर्नमेंट कैन टेक कॉल ऑन प्ली ऑन डिसक्वालीफाइड लॉ मेकर्स, इलेक्शन कमीशन टेल्स सुप्रीम कोर्ट। देखिए, डिफेमेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज़ आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी लॉ मेकर को अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, तो वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, राइट? ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल किया गया, और जिसमें ये कहा गया कि भाई साहब 2 साल छोड़िए, आप छोड़ो 2 साल को, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी भी लॉ मेकर को, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, अगर सजा हो जाती है और अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अंडर डिफेमेशन या फिर अंडर अंडर दिस एंटी डिफेक्शन या कोई और, आप उसको 5 साल के लिए बैन कर दीजिए। 2 साल का छोड़िए, अगर उसको 2 महीने की भी सजा हो गई, तब भी आप उसको 5 साल के लिए बैन कर दीजिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसका जवाब मांगा कि सब भाई साहब, आपका क्या सोचना है इसके ऊपर, आप हमें बताइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए साहब, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। मेरा पर्सनल विचार डजेंट मैटर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यह है कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो वो उसको इंप्लीमेंट करे। तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। अ, देखिए यार, मतलब वो किसी ने कोई क्राइम किया है, और क्राइम करने के बाद अगर वो सज़ा भुगत लेता है, तो इसका मतलब उसने प्रायश्चित कर लिया ना, उसको सज़ा मिल गई, तो उसके बाद आप उसको क्यों सज़ा दे रहे हो? अगर किसी ने चोरी की है और उसको 5 साल की सज़ा हो चुकी है, मतलब उसकी चोरी बराबर हो गई ना अभी। जेल में रखना एक्चुअली पनिशमेंट नहीं होता है। मतलब ये भी बहुत लोगों को लगता है कि जेल में डाल दिया तो उसको पनिशमेंट मिल गई। नहीं, पनिशमेंट वो पर्पज़ ही नहीं होता जेल में डालने का। अगर आप जेल को हिंदी में पढ़ें तो उसका मतलब होता है सुधार गृह। इट्स एक्चुअली अ रिफॉर्म हाउस। जेल भेजा जाता है उस क्रिमिनल को जिसको सजा मिली है रिफॉर्म करने के लिए, सुधरने के लिए की जाती है। वो एक्चुअली में पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट तो एक तरह का रिवेंज हो गया ना, लेकिन स्टेट कभी रिवेंज नहीं लेता अपने सिटीजन से, सुधारता है। तो अगर किसी को कोई किसी भी क्राइम में, किसी, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, अगर सजा मिली है और वो उसने सजा पूरी की है, तो इसका मतलब वो सुधर गया है। अभी आप उसको इनोसेंट मानिए, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग इसमें कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक है, जो होगा वो सरकार देखेगी। चाहे वो 10th शेड्यूल हो, चाहे वो आपका आर्टिकल 191 आई हो जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन होता है भाई, तो हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला केस हुआ, अनसाउंड माइंड हुआ, अगर वो बैंकरप्ट होता है, ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, और वो सब चीज़ें होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? सुपरिटेंडेंस करना इलेक्शंस को, इलेक्शन को डायरेक्शन देना, इलेक्शन को कंट्रोल करना, और इलेक्शन को जो है प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवाना। चाहे वो पार्लियामेंट का हो, स्टेट लेजिस्लेचर का हो, चाहे प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, इलेक्शन का काम ये है। इलेक्शन का काम अपने पर्सनल व्यू पॉइंट देना नहीं होता। हाँ, कभी कभी वो सजेशन दे सकता है, लेकिन अपनी अथॉरिटी के अंदर, अथॉरिटी से बाहर नहीं, राइट? तो ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, और वो जो है पावर टू डिस्क्वालीफाई वो चेयरमैन के पास होती है, स्पीकर के पास होती है, राइट? ये पुराना कंटेंट है, मैंने आपके लिए डाल दिया है, पर फिर भी हमेशा आपको यही बोलता हूँ, जो पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन होता है आप उसको हमेशा अपनी लक्ष्मीकांत से पढ़ें रादर दैन दीज नोट्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट जाती है ना। हर चीज़ में यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता पूरा लक्ष्मीकांत को कॉपी पेस्ट करके। कुछ कुछ चीज़ें डालता हूँ मैं जो आर्टिकल के हिसाब से रेलिवेंट मुझे लगता है। चलिए बच्चों, just 9.3% of the loan under PM Swanidhi given to the vendors from the minority community.
माइनॉरिटी कम्युनिटी में मतलब सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आ गई, यहाँ पे जैन्स भी आ गए, मुस्लिम्स भी आ गए, सिख भी आ गए, सब आ गए हैं। हाँ, तो स्वनिधि जो चलाई गई थी योजना बेसिकली 2020 के अंदर चलाई गई थी, और ये आपको पता है उस समय कोविड चल रहा था इंडिया में, तो मार्केट बंद थी, सभी हालत ख़राब थी, पूरी इकोनॉमी का लॉकडाउन लग गया था। तो उस समय जो स्ट्रीट वेंडर्स थे हमारे, ठीक है, जो जो रेडी वाले होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, सब्जियां बेचते हैं या फ्रूट्स बेचते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये स्कीम चलाई गई थी। क्योंकि इकोनॉमी डाउन चली गई थी, सब लॉकडाउन हो गया था, तो सरकार ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना हम आपके लिए चलाएंगे, जिसमें आपको 10,000 रुपये का और 20,000 रुपये का और 50,000 रुपये का लोन मिलेगा विद 7% इंटरेस्ट सब्सिडी। मतलब 7, अगर उसके ऊपर 11% का इंटरेस्ट है तो 4% वो खुद देंगे, 7% जो है वो सरकार देगी। तो उनको बेसिकली हेल्प करने के लिए चलाया गया था, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, राइट, उनके लिए चलाया गया था। और ये अभी स्कीम ख़त्म हो गई है बेसिकली। तो अभी पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये आंसर दिया है, उन्होंने ये बताया है कि पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर 9.3% लोन जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया है, बाकी जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में ये स्कीम चलाई गई थी। इसका नाम होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, नाम याद करना आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर अगर आप अर्ली पेमेंट करते हो तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई जाती है। थोड़ा सा आपको ये बस इतना आइडिया होना चाहिए, इतना आपके लिए आई थिंक सफिशिएंट है। जो पैसा पोर्टल है, जो महुआ पोर्टल है, उसके अंदर भी इनको ऐड किया गया था, तो इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, चलिए। आर्कटिक साइंटिस्ट रेस टू प्रिजर्व द आइस मेमोरी। देखिए, आइस की में एक मेमोरी होती है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि भाई दुनिया में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स है ना, आइस एज आती रहती है, फिर वार्म एज आती है, फिर आइस एज आती है, मतलब ग्लेशियल एज आती है, इंटर ग्लेशियल एज आती है। तो होता क्या है, हमारे जो आइस होते हैं, आइस वाटर से ही तो बना ना भाई, वाटर फ्रीज हुआ तो आइस बन गया। तो उस वाटर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब जैसे सपोज करें बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो आइस बना था, उस समय एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस थी, कार्बन था, ऑक्सीजन था, मीथेन था, तो उसके अंदर वो फ्रीज हो गई होंगी, उसके अंदर हमेशा के लिए स्टोर हो गई होंगी। तो वाटर मॉलिक्यूल को स्टडी करके ये पता लगाया जा सकता है कि उस समय कैसा क्लाइमेट रहा होगा, उस समय कौन सी गैसेस रही होंगी। तो जो आइस होता है ना, वो एक तरह से हमारी अर्थ की जियोलॉजिकल मेमोरी होती है। और आपको पता है कि आर्कटिक के अंदर, ग्रीनलैंड स्पेशली, और अंटार्कटिका के अंदर बहुत थिक आइस है। तो उस आइस की लेयर्स को स्टडी करके हमें यह पता लगाया जा सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स हमारी अर्थ का क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ होगा। तो क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक हमारे लिए जो है नेचर ने एक लेबोरेटरी छोड़ रखी है। तो साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि इटालियन, फ्रेंच और नॉर्वे साइंटिस्ट का ये कहना है कि भाई इससे पहले आर्कटिक आइस खत्म हो जाए क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो लेट्स डू समथिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, उस आइस को प्रिजर्व करेंगे। आर्कटिक में से कुछ आइस के टुकड़े, जैसे इन्होंने लगा ये हाथ में लिया हुआ है, कुछ आइस के टुकड़ों को स्टोर करेंगे फ्यूचर के लिए। आने वाले 50, 100, 150, 200 सालों में हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं इसको स्टडी कर सकती हैं, क्योंकि 100, 150 साल के बाद आप आर्कटिक में तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली पिघल चुका होगा। तो ये उन्होंने जो है यहाँ पे इस समय एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? स्वालबर्ड आर्कीपिलागो। ठीक है, स्वालबर्ड आर्कीपिलागो दिखाता हूँ आपको कहाँ है ये देखिए पिक्चर। तो ये साइड में आपका ग्रीनलैंड है, इधर आर्कटिक ओशन आपको नजर आ रहा होगा, और ये बीच में जो रेड डॉट आपको नजर आ रहा है ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये जो रेड सर्कल में आपको नजर आ रहा है ये है आपका आर्कीपिलागो। यहाँ पे ये लोग ड्रिलिंग करने वाले हैं। ठीक है, ड्रिलिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये सर्कल को देखिए, इसे कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड। अब यहाँ पे आप कंट्रीज देखिए कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आपको नॉर्वे नजर आ रहा है, स्वीडन, फिनलैंड, उधर से आपको रशिया नजर आ रहा है, इधर से आपको अमेरिका, मतलब अलास्का इज द पार्ट ऑफ अमेरिका, देन यहाँ पे कनाडा और ग्रीनलैंड। ये वो कंट्री हैं दोस्तों जो आर्कटिक ओशन के अंदर, आर्कटिक सर्कल के अंदर में आती हैं। तो यहाँ पे जो है इन 3 कंट्रीज ने मिलके जो है, इटली इसका पार्ट नहीं है, फ्रेंच इसका पार्ट नहीं है, नॉर्वे इसका पार्ट है, तो इन्होंने मिलके जो है एक तरह से वो यहाँ पे किया है। तो ये ड्रिलिंग करेंगे, राइट, और ड्रिलिंग करके उसको स्टोर करेंगे, और फिर जो है उसको हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। 19वीं सेंचुरी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद से अभी तक हमारे जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री इंक्रीज हो चुका है। और आपको दिखने में लग रहा होगा कि 1.1 डिग्री कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत बड़ा टेम्परेचर होता है। अब ये मान के चलिए 0 डिग्री पे हमारा वाटर जो है वो फ्रोजन कंडीशन में होता है। 0.3 डिग्री पे
वो मेल्ट हो जाता है। तो आइस से वाटर कन्वर्ट होने में आपको सिर्फ हल्के से चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, आपको 10-20 डिग्री की जरूरत नहीं होती है भाई। तो हल्का सा टेम्परेचर भी बहुत सेंसिटिव होता है हमारे इकोसिस्टम के लिए। इकोसिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है तो फ्रजाइल होता है। तो ये जो आइस आप लेके कहाँ जाओगे? अब इसे दिल्ली में तो स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ तो टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई होता है। और अगर मान लो आपने फ्रीजर के अंदर स्टोर किया भी, तो भी फ्रीजर को बिजली तो देनी पड़ेगी ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा। तो ये इसको कहाँ स्टोर करेंगे? इसे करेंगे अंटार्कटिका के अंदर। अंटार्कटिका के अंदर एक आइस मेमोरी सेंचुरी है, जहां पे इस आइस को स्टोर किया जाएगा फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, तो बहुत जल्दी ड्रिलिंग स्टार्ट होने वाली है। -25 डिग्री पे वहाँ पे टेम्परेचर है, तो वहाँ पे वो ड्रिलिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हो गया आज के आर्टिकल की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ से क्या पकड़ना है? आपको पकड़ना है यहाँ से ये स्वालबर्ड आर्कीपेलागो कहाँ है? आर्कटिक सर्कल के अंदर है। क्यों न्यूज़ में है? ड्रिलिंग होगी। कौन कौन सी कंट्री ड्रिलिंग करेंगी? इटली, फ्रांस और नॉर्वे, राइट। और हमारी जो आइस मेमोरी सेंचुरी है अंटार्कटिका के अंदर है। प्रीलिम्स के लिए आपके इतना सफिशिएंट है। थोड़े दिन पहले और भी न्यूज़ में था, देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर जो है यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, वाई इंडिया इज कीन इन द आर्कटिक। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। कुछ समय पहले क्या हुआ था, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इसने आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च किया था। ठीक है, तो जो ऑलरेडी कंट्रीज हैं जो आर्कटिक सर्कल का पार्ट हैं, उनके अलावा जो है इंडिया को यहाँ पे एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था। 8 कंट्री ऐसी हैं जो कि आर्कटिक सर्कल का पार्ट है: कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, रशिया, स्वीडन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। 12 कंट्री को ऑब्जर्वर स्टेटस का दिया गया था, जिसके इंडिया भी एक पार्ट है। इंडिया ने कई सारे अपने जो स्टेशन हैं वो आर्कटिक के अंदर सेटअप किए हुए हैं, जैसे हिमाद्री है, जो कि एक नाई आइजुंड करके जगह है, वहाँ पे है। स्वालबर्ड में जो है इंडिया का एक स्टेशन है, जो कि नॉर्वे के साथ मिलकर हम लोगों ने बनाया था, राइट। इस तरह के कुछ स्टेशन हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या अंटार्कटिका में भी हुई हमारा स्टेशन है क्या? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, चलिए। इंडिया यूएस एयर एक्सरसाइज टू बिगिन नेक्स्ट वीक, जापान टू बी ऑब्जर्वर। तो हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं अगले हफ्ते का, उसका नाम क्या है? कोप इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, 10 से 21 अप्रैल के बीच में ये होगी। कहाँ पे होगी? वेस्ट बंगाल में। अपने पास जो कलाईकुंडा एयरबेस है वहाँ पे इसको होने वाला है। जापान भी इसके अंदर जो है एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर जो है वहाँ पे आएगा। और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में जापान यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर दे। इंडिया की तरफ से हम लोग राफेल और Su-30 MKI और अपना जो इंडिजिनस लाइव कम्बाट एयरक्राफ्ट है वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। यूएस की तरफ से जो है हो सकता है F-15 फाइटर जेट भी जो है यहाँ पे आए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट दैट यूएसए करंटली हैव। Apart from that, India and USA has other exercises also. We have exercise Tiger Trump, we have exercise वज्र प्रहार, मालाबार एक्सरसाइज। पहले तो ये बायलैटरली हुआ करती थी, बाद में जो है यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। 2020 के बाद तो ऑस्ट्रेलिया भी परमानेंट ही कर ही रहा है इसके अंदर। देन वी हैव रेड फ्लैग यूएसए मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज। तो यू नीड टू मेमोराइज दिस नेम ऑफ द एक्सरसाइजेज। ठीक है, चलिए। ऑयल सर्जिस एज द ओपेक प्लस सरप्राइज आउटपुट कट शेक मार्केट। ये क्या है ओपेक? ओपेक प्लस क्या है? ये भाई सीधी सी बात है, एक तरह का कार्टेल है, एकदम गुंडागर्दी है, एकदम कार्टेल है। अब ये समझ लीजिए कि आपके शहर में, आपकी सब्जी मंडी के अंदर जितने भी सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उन सबों ने आपस में कार्टेल बना लिया और ये डिसाइड कर लिया कि महंगी सब्जियां बेचेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा महंगी सब्जी खरीदने के अलावा, आप दूसरे शहर में जाके तो नहीं खरीदोगे। तो ये एक तरह का कार्टेल है, और कार्टेलाइजेशन एक्चुअली इलीगल होता है, लेकिन भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने बनाया हुआ है अपना एक कार्टेल, एक गैंग बनाई हुई है। तो ये क्या करते हैं? देखिए, सारा खेल ना डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। अगर डिमांड हाई होगी, सप्लाई कम होगी, तो सीधी सी बात है भैया प्राइस ज़्यादा होगा। एक अनार 100 बीमार, ऑब्वियस सी बात है। अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस अपने आप लो हो जाता है। फालतू की चीज़ को कोई नहीं पूछता, हमेशा रेयर चीज़ की वैल्यू होती है। तो ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, जब इनको अब ये जो कंट्री है यहाँ पे, जैसे लीबिया, इराक, कुवैत, ईरान, कतार, जितनी भी कंट्री हैं, इन सब का जो प्राइमरी इनकम का जो साधन होता है वो ऑयल होता है। इनकी प्राइमरी इनकम इज एक्चुअली फ्रॉम द ऑयल ओनली। तो होता क्या है, जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस डाउन होना शुरू होता है तो इनकी इनकम कम हो जाती है। तो ये क्या करती हैं, ऑयल के सप्लाई को कम कर देती हैं। डिमांड तो उतनी ही है ना,
लेकिन सप्लाई कम हो गई तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है और इन कंट्रीज की इनकम इंक्रीज हो जाती है, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। तो ये है पूरा कार्टेल। ठीक है, तो इस कार्टेल का नाम है ओपेक। और ओपेक को बाद में एक्सटेंड किया गया जिसके अंदर कुछ और कंट्रीज को ऐड किया गया जिसे कहा गया है ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस के अंदर रशिया भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दो। सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, वेनेजुएला तो खैर अभी फिलहाल आप छोड़ सकते हो, सऊदी अरेबिया, ईरान और आपका रशिया, तीन बड़े जो हैं इसके अंदर मेंबर्स हैं। और आपको इस समय अच्छे से पता है कि सऊदी अरेबिया और यूएसए के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। हालांकि यूएसए बार बार सऊदी अरेबिया को बोल रहा है कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन वो सुनता नहीं है आजकल उसकी। तो चीज़ें ख़राब हो गई उनके बीच में। और रशिया को इससे बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि जब ऑयल प्राइसिंग इंक्रीज होगा तो रशिया को तो ऑफकोर्स, रशिया का तो मोनली इनकम का साधन ही ऑयल है आज के टाइम पे, ऑयल और नेचुरल गैस एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो थोड़ा सा ये पुराना कंटेंट है, मैंने आपके लिए डाल दिया है। 1960s में इसको बनाया गया था। ओनली इनिशियली देयर वर ओनली 5 कंट्रीज, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। लेटर ऑन सम अदर कंट्रीज वर आल्सो एडेड, लाइक कतार को 1961 में ऐड किया गया, इंडोनेशिया को, फिर लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया एंड ऑल दैट। अभी फिलहाल वहाँ पे 13 कंट्रीज़ हैं। अगर आप ओपेक की वेबसाइट पे जाओगे तो वो दिखाएगा कि वहाँ पे अभी 13 कंट्रीज़ हैं। इक्वाडोर ने जो है सस्पेंड कर दी थी अपनी मेंबरशिप को, लेकिन बाद में फिर से ज्वाइन कर लिया, फिर से विड्रॉ कर लिया। इंडोनेशिया भी ऐसे ही खेलता रहता है, कभी वो ज्वाइन कर लेता है, कभी सस्पेंड कर देता है, फिर से ज्वाइन कर लेता है, फिर से सस्पेंड कर लेता है। गैबोन ने भी अपनी जो प्रेसिडेंसी मतलब मेंबरशिप है वो 1995 में ख़त्म कर दी थी और उसने 2016 में फिर से ज्वाइन कर लिया था। कतार ने 2019 में टर्मिनेट कर दी थी अपनी मेंबरशिप को। बट इतना आपको याद नहीं करना है, जो प्रेजेंट स्टेटस है वो ये है कि देर आर 13 मेंबर्स, राइट। ओपेक प्लस के अंदर कुछ और कंट्रीज को भी ऐड किया गया था, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान। ये देखिए रशिया, भाई यहाँ पे है रशिया। साउथ सूडान एंड सूडान। साउथ सूडान दुनिया का जो है लेटेस्ट कंट्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अफ्रीकन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, और दोनों के बीच में भैया झगड़ा चलता रहता है, वो सारी चीज़ें हैं। चलिए जी, ये है आपका थोड़ा सा ओपेक के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू द टुडेज टेक्स्ट सेक्शन, जो कहता है ऑन डिफेमेशन। ये कहाँ गया मेरा पेन? अरे मेरा पेन कहाँ गया भाई? ये रहा मेरा पेन। ठीक है, तो कहता है कि ऑन डिफेमेशन, डिफेमेशन लॉ, अ ब्लो अगेंस्ट, ये मैं रेड कलर का इसको ले लेता हूँ, हाँ, ऑन ब्लो अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन। देखिए बात क्या है, मैं आपको अपने हिसाब से बता के चलता हूँ। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, लेकिन यार हमारा कोई जुडिशरी का पेपर तो है नहीं, यूपीएससी का पेपर है। आपको चीज़ें ऊपर ऊपर से कॉन्टेक्चुअल आइडिया होना चाहिए, है ना। बहुत डिटेलिंग में जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है यूपीएससी में। इट्स अ जनरल स्टडी, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक स्टडी। हाँ, आपका अगर लॉ ऑप्शनल है तो बात अलग है, या फिर जुडिशरी का पेपर दे रहे हो तो बात अलग है, बट नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नॉर्मल इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है। कहता है ऑन डिफेमेशन लॉ, अ ब्लो अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ब्लो का मतलब क्या होता है कि एक आपके ऊपर प्रहार किया गया, आपके ऊपर अटैक किया गया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो आर्टिकल ये कहता है कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट का, पता है अभी आपको डिसीजन आया, और ये डिसीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल की गई थी अभी रिसेंटली, जिसमें स्वामी जी ने ये कहा था कि साहब ये जो सेक्शन 499 है, जो कि डिफेमेशन को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है, इसे प्लीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में डिफेमेशन को क्रिमिनल ऑफेंस रखना इज एक्चुअली अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, आपको अच्छे से पता है, कि आप जो आपके मन में है, आप जो सोच रहे हो, आप उसको बोल सकते हो, आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, राइट। यही होता है। लेकिन डिफेमेशन ये कहता है अगर आपने कोई बात बोली या लिखी या गाना गाया, कुछ भी किया, अगर उससे किसी को बुरा लगता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वो आपके अगेंस्ट में केस कर सकता है। ये क्रिमिनल भी हो सकता है, ये आपका सिविल भी हो सकता है। तो स्वामी जी ने ये कहा कि यह मॉडर्न ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, जब मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, तो ये फालतू है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है, प्लीज़ आप इसको ख़त्म कर दीजिए। 1860 में अंग्रेज़ों ने इस प्रोविज़न को ऐड किया था इंडियन पीनल कोड के अंदर। समझ रहे हो, कितने साल हो गए हैं, अभी मॉडर्न ज़माने इसका कोई मतलब नहीं है। इवन ब्रिटेन ने इसको ख़त्म कर दिया अपने देश में, तो भैया हम इसको क्यों ढो रहे हैं फालतू में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, डिफेमेशन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस
इज लीगल, इट विल स्टे इन आवर लॉ बुक्स। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया रेपुटेशन, किसी इंडिविजुअल आदमी की रेपुटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 विच इज़ अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और अगर आप किसी आदमी की रेपुटेशन को ख़राब करते हो, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हो, तो आपके ऊपर जो है चार्ज लगाया जा सकता है। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पे बात आ गई फंडामेंटल राइट की। इसका मतलब ये भी फंडामेंटल राइट हो गया। इसका मतलब रेपुटेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 को पिछले कई सालों में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक्सपेंड कर दिया है ना। राइट टू स्लीप वो भी 21 में डाल दिया आपने। राइट टू फ्री एयर, पोल्यूटेड एयर, फ्री क्लीन एयर, वो भी आपने यहाँ पे डाल दिया। अब ये आपने राइट टू रेपुटेशन भी डाल दिया। तो राइट टू रेपुटेशन इज नाउ अंडर आर्टिकल 21। अब यहाँ पे हो गई गड़बड़। गड़बड़ ये हो गई कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट। राइट, सरकार के अगेंस्ट में ही तो है फंडामेंटल राइट। बट अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेपुटेशन वाला जो उसने एग्जांपल दिया, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट इंडिविजुअल। अगर मेरा झगड़ा किसी के साथ हो गया है और झगड़े में उसको मैं कोई गाली दे देता हूँ, कोई ऐसी बात बोल देता हूँ जो उसको बुरी लगी है, तो वो तो ये बोलेगा सुप्रीम कोर्ट में जाके, साहब देखो ये तो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ये आदमी ने मेरे को गाली दिया, इस आदमी ने मेरे को बुरा भला कहा, चाहे वो सच्चाई हो लेकिन उसको बुरा लगा है। तो ये जो फंडामेंटल राइट की जो स्पिरिट है, उसके पूरे अगेंस्ट में चला गया। फंडामेंटल राइट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, नॉट द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल इन अ जनरल टर्म। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अलग रास्ता अपना लिया है। ठीक है, द कोर्ट नेवर एक्सप्लेन्ड हाउ दिस बैलेंसिंग एक्सरसाइज वॉज टू कैरिड आउट, बट सिंपली असर्ट दैट द सिंस रेपुटेशन कुड नॉट बी क्रूसिफाइड एट द ऑल्टर ऑफ द फ्री स्पीच, क्रिमिनल डिफेमेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी की रेपुटेशन को क्रूसीफाई नहीं कर सकते हो, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कल को अगर ऐसा हुआ तो बहुत लोग भाई जजेस को गाली देने लगेंगे खुल्लम खुल्ला मार्केट में आके, तो उनकी तो रेपुटेशन के ऊपर खतरा है ना। तो ये कहा है कोर्ट ने। अब यहाँ पे क्या है बात, पहली बात जो कोर्ट ने कही, कोर्ट ने रेपुटेशन को फंडामेंटल राइट के बराबर खड़ा कर दिया। दूसरी बात यह है कि आप ये इस बात को समझिए, अब जो मीडिया पर्सन है, जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, उनका तो काम ही होता है क्रिटिसाइज करना, उनका तो काम ही होता है भाई सरकार की कमियों को बाहर निकालना, उनका तो काम ही होता है सच्चाई की खोज करना। तो अगर सच्चाई की खोज करते हुए आपने कुछ ऐसा बोला जो किसी को बुरा लगा, तो वो तो कल को जाकर ये बोलेगा कि अरे ये तो मेरी रेपुटेशन को खतरा हो गया। तो इसका मतलब तो ये होगा कोई जर्नलिस्ट किसी पॉलिटिशियन को, किसी बिजनेसमैन को सवाल ही नहीं पूछ पाएगा। और आप चीज़ देखेंगे कि इंडिया में जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा केस लगाए जा रहे हैं, डिफेमेशन वाले केस। किसी ने कोई आर्टिकल लिखा या कुछ भी कर दिया तो उनके ऊपर डाल दिया जाता है डिफेमेशन केस। समझ रहे हो? तो ये जो पूरी चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने करी है वो सही नहीं है। राइट, उसे क्रिमिनल ऑफेंस आप मत बनाइए, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आप रेपुटेशन के नाम पे ये सब नहीं कर सकते, तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, एकता, अखंडता, आप इस तरह से बोल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो क्रिमिनल ऑफेंस है, डिफेमेशन है, ये हमारे देश की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एकता के लिए ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी सड़क पे खड़ा होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ देगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाली देगा, जजेस को गाली देगा, देश को गाली देगा, फ्रीडम फाइटर्स को गाली देगा, इतिहास को गाली देगा, कल्चर को गाली देगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम लोग ये अलाउ नहीं कर सकते। अगर देश को बचाना है, अखंडता को बचाना है, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल होना चाहिए लोगों के मन में कि यार तुम्हारे खिलाफ डिफेमेशन लगाया जा सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि नहीं, फ्रेटर्निटी के नाम पे आप लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस हद तक कर्टेल नहीं कर सकते वो कुछ भी बोलने से डरें। एक बैलेंस बना के चलिए ना यार। अंबेडकर जी ने भी कहा था, लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम द इक्वालिटी। बिना इक्वालिटी के लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है। इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम द लिबर्टी। ठीक है, और बिना लिबर्टी के इक्वालिटी का भी कोई मतलब नहीं है।
बिना इक्वालिटी के लिबर्टी नहीं है, बिना लिबर्टी के इक्वालिटी नहीं है। एंड लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट आर इक्वली बी डाइवोर्स फ्रॉम द फ्रेटर्निटी। तो भैया जब तक एकता अखंडता नहीं है तब तक इक्वालिटी भी नहीं है, फ्रेटर्निटी भी नहीं है। तो अगर अम्बेडकर जी के शब्दों में कहें तो डिफेमेशन केस एज अ क्रिमिनल ऑफेंस इज एक्चुअली अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। बाकी मैं ज़्यादा कानून वानून में जाऊँगा नहीं। एक तो मेरा उसमें एक्सपर्टीज़ कम है, आपको मैं फालतू इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं। और दूसरी बात है कि भाई हमें कोई जुडिशरी का पेपर तो देना नहीं है। ठीक है, इतना सफिशिएंट आपके लिए काफ़ी है। चलिए, टाइम टू पुट अ प्राइस ऑन द कार्बन एमिशन। तो इसके आर्टिकल के अंदर कहा गया है कार्बन प्राइसिंग। अब आपसे एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा वो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बन प्राइसिंग? Discuss the components with examples of carbon pricing and mention its positive and the negative sides. ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। What do you understand by carbon pricing? Critical analysis the concept of the carbon pricing with decent examples, recent examples. ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे आराम से पूछ सकता है एग्जाम में। पर कई तरह के क्वेश्चन जो है सेम टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। कंटेंट लगभग सेम होता है, डेफिनेशन और कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज वो डिफरेंट हो सकती है। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है पहले तो आपको ये बताता चलता हूँ बेसिक टर्म में, जो इस आर्टिकल के अंदर एक्चुअली बहुत अच्छे से नहीं बताया गया है। कार्बन प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो है अपनी गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी में पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, उससे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हो, CO2 रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट? तो आप भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज कर रहे हो, आप क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आपने अपनी गाड़ी से जितना CO2 रिलीज किया उसके हम लोग प्राइसिंग लगाएंगे कि कितना किया, 2 रुपये का किया, 5 का किया, 10 रुपये का किया, 50 रुपये का किया। जितना आप कर रहे हो उतना ही आपसे रोड टैक्स लिया जाएगा। ये है कार्बन प्राइसिंग। अब कोई केमिकल फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, वो जितना CO2 रिलीज करते हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैस रिलीज करते हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर एक प्राइसिंग लगाई जाएगी और वो प्राइसिंग उसी कंपनी से वसूल की जाएगी। और उससे जो पैसा इकट्ठा होगा हम उसको अपने एनवायरनमेंट और नेचर को कंजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये होता है कार्बन प्राइसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यानी कि हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती है उसके ऊपर हम लोग प्राइस लगाएंगे, फाइन लगाएंगे, कॉम्पनसेट करेंगे, अपनी अपनी जो डिस्ट्रक्शन है, जो इकोलॉजी को कॉम्पनसेट करेंगे। और वो सब चीज़ें हम यहाँ पे ये से कहते हैं कार्बन प्राइसिंग। आर्टिकल ये कहता है कि कार्बन प्राइसिंग अगर कर दिया तो बहुत जल्दी क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ें यूज़ ही नहीं करेंगे जिससे ये ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है, क्योंकि उनके ऊपर फाइन लगेगा। तो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करेंगे, जो कंपनीज होती हैं वो सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगी, विंड एनर्जी का यूज़ करेंगी। तो ये जो है इसके अंदर यहाँ पे कहा गया है, और ये कहता है कि भैया इंडिया के अंदर ये बहुत पोटेंशियल है। इंडिया की डेवलपिंग कंट्री है, मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है। तो इंडिया यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है और G20 की प्रेसिडेंसी का हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टडी ये कहती है अगर पूरी दुनिया में अगर कार्बन प्राइसिंग को प्रॉपर तरीके से सेटअप किया जाए, चलो पूरी दुनिया छोड़िए, 3 कंट्री का नाम इसने यहाँ पे दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया। अगर ये कंट्री प्रॉपर तरीके से कार्बन प्राइसिंग को इम्प्लीमेंट कर देती हैं तो 2030 तक ग्लोबल एमिशन 23% कम हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये, सिर्फ 3 कंट्री से। अब बात यह कि कार्बन प्राइसिंग करेगा कौन और कैसे करेंगे, वो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है। ठीक है, 3 तरीके होते हैं कार्बन प्राइसिंग करने के। पहला तरीका क्या होता है, मैं थोड़ा पहले ना इसको हल्का सा वो कर लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ। कार्बन प्राइसिंग के 3 तरीके होते हैं। पहले तो डोमेस्टिकली आप कार्बन के ऊपर टैक्स लगाइए। ठीक है, जैसे इंडिया भी लगाता है, हम लोग कोल टैक्स लगाते हैं, जो कोयल माइनिंग कंपनी होती है उनके ऊपर हम लोग लगाते हैं, यस लगाते हैं। कोरिया और सिंगापुर इसको बहुत इफेक्टिवली लगाते हैं। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। तीसरा तरीका है जो कार्बन एमिशन ट्रेडिंग यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत अच्छे से लगाया जाता है, चाइना में भी लगाया जाता है, इंडिया में भी लगाया जाता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। तीसरा तरीका होता है इंपोर्ट टैरिफ ऑन द कार्बन कंटेंट। अगर मान लो इंडिया वाले चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से कोल को इंपोर्ट करते हैं या क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर आप अलग से कार्बन टैक्स लगा सकते हो। 3 तरीके होते हैं। इस समय सम 46 कंट्रीज
जो है वो कार्बन प्राइसिंग करती हैं, लेकिन ये सिर्फ दुनिया का 30% ग्रीन हाउस एमिशन ही कवर करता है। तो वी नीड टू डू इट मोर। अभी जो ग्लोबल एवरेज प्राइसिंग है कार्बन की वो है $6 पर टन ऑफ द कार्बन, ओनली $6। आईएमएफ रिकमेंड करता है इट शुड बी $25 और $50 और $75। जितना ज़्यादा आप कार्बन प्राइसिंग करोगे कंपनीज और इंडिविजुअल उतना ही ज़्यादा डिस्करेज होंगे ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में जो कि ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करती हैं। तो लोग ज़्यादा क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। इसके बहुत बेनिफिट तो हैं ही। पहली बात, हमारा डैमेज कम होगा, इकोलॉजिकल डैमेज कम होगा, क्योंकि कंपनीज क्या करेंगे, वो रीयूनेबल एनर्जी, सोलर एनर्जी उसको अडोप्ट करेंगी, क्योंकि उनके ऊपर फाइन लग रहा है भाई, कौन कंपनी चाहेगी इसके ऊपर फाइन लगाए। और इंडिविजुअल भी एनकरेज होंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ करेंगे, साइकिल यूज़ करेंगे, है ना, वो सब यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। इंडिया के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो सरकार की इनकम इससे बढ़ेगी, तो उस इनकम को सरकार वेलफेयर के ऊपर खर्चा कर सकती है ना, एक वो यहाँ पे जो है बड़ी बात है। और जो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो डिस्करेज होंगे, रिवेन्यू इंक्रीज होगा सरकार का, जिसको बाद में हम लोग क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। जैसे सऊदी अरेबिया और रशिया, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन प्राइसिंग होती है, लेकिन वो काफ़ी लो लेवल की होती है। चाइना और इंडिया में कार्बन प्राइसिंग जो होती है, या जो कार्बन इस समय ऑयल प्राइस चल रहा है, वो थोड़ा मिड रेंज का है। जर्मनी और फ्रांस के अंदर काफ़ी हाई लेवल ऑफ कार्बन प्राइसिंग की जाती है, वहाँ पे बहुत फाइन लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप अनक्लीन एनर्जी यूज़ करते हो तो। इनका यह कहना है कि देखो यार, ये ना दुनिया में बहुत सारा वेरिएशन है, तो इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर किया जाना चाहिए। एक रोड फ्यूल टैक्स ऐसा है जिसको इंक्रीज करना चाहिए, मतलब टोल टैक्स। टोल टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग कम गाड़ियाँ यूज़ करेंगे, कम जो है फॉसिल फ्यूल का यूज़ करेंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है अपने हिसाब से बोली हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो एक एवरेज टाइप का कार्बन प्राइस कैलकुलेट करे। इन्होंने कहा है कि हम लोग $25 से यूज़ कर सकते हैं, जो कि आईएमएफ का फिगर है। धीरे धीरे जो है इसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक नुकसान है। अब एक तरफ सपोज़ यहाँ पे यूएसए है और दूसरी तरफ सपोज़ यहाँ पे नेपाल है। अब यूएसए ने क्या किया, अपने देश में बहुत ज़्यादा कार्बन प्राइस लगा दिया, तो यूएसए वाला प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। लेकिन नेपाल ने नहीं लगाया, नेपाल का प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। तो नेपाल को बेनिफिट हो गया, यहाँ से नेपाल को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया। तो अगर कंट्रीज अलग अलग कार्बन प्राइस लगाएंगी तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टोर्ट करेगा। तो इट्स बेटर दैट वी शुड हैव अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच रेगुलेट्स दिस। इट शुड मेंटेन एवरेज कार्बन प्राइस, ताकि सभी लोग जो है एक स्टेज पे आ जाएं। ऐसे तो भैया इंडिया, चाइना, ये जो कंट्रीज हैं वो लगाएंगी ही नहीं, उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ उन्होंने ये कहा। और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इस समय G20 का माहौल बना हुआ है, तो इंडिया को यहाँ पे डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े समय पहले अपने देश में जो है कई तरह का कार्बन प्राइस को जो है ख़त्म कर दिया था, तो उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन देयर इज़ मोर नीड एक्चुअली। स्वीडन भी अच्छा काम कर रहा है। तो रशिया, यूएसए, जापान, ये सब कंट्री मिलके कार्बन प्राइस अगर लगाते हैं, तो इनका ये कहना है कि चाइना, यूएसए, इंडिया, रशिया, जापान, अगर ये कंट्री भी अपने देश में ठीक ठाक सा कार्बन प्राइस लगाती हैं, तो 60% जो ग्लोबल एमिशन है उसको हम लोग कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली ये जो मिस्टर विनोद थॉमस जी हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है, रिस्क एंड द रेजिलियंस इन द एरा ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने ये सारे पॉइंट अपनी बुक के अंदर भी मेंशन किए हुए हैं। लेकिन यार, अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे ना, तो आई डोंट नॉट सपोर्ट दिस बेसिकली, क्योंकि एक्चुअली ये कंट्री बहुत अमीर कंट्री है, अमेरिका, स्वीडन वगैरह, वो सब यार उनको लगता है वो कर सकते हैं। वहाँ के जो जनता है वो अफोर्ड कर सकती है, उनकी परचेसिंग पावर बहुत हाई है। हम लोग थोड़ी ना कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे ₹50 टोल टैक्स देने में भी हालत ख़राब हो जाती है। आप ₹150 टोल टैक्स कैसे दोगे भाई? नहीं दे पाओगे। ₹200 कैसे दे पाओगे? तो हमारे लिए इतनी सूटेबल चीज़ें नहीं हैं, हमें दूसरे तरीके निकालने की रिक्वायरमेंट है। बट येस, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये टॉपिक अच्छा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।